Assalamu alaikum everyone and welcome to the very first lesson of English grammar. I hope that the series of the lectures are going to help you to understand English grammar and to polish your grammatical skills. So, firstly, I'm going to tell you that what is included in today's lesson. We are going to discuss that what is grammar, why it is important, and then how can we learn grammar. These are the major three things which I'm going to cover in today's lesson. So, what is grammar? Basically, uh, grammar is a backbone of English language, of any language, you can say that, because um, these are the blocks on which the building of a language exists. So, if whatever language you are speaking, there are certain mechanism behind which are working, and then you see the language as a whole. आप कोई भी लैंग्वेज उठा कर देख लें, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स ना हो, सेट पैटर्न्स ना हो. तो ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामर बनती है और लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है. लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और फिर जब उसको लोग सीखना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं, तो देन दे वर्क ऑन द हिडन रूल्स which are working and which are resulting into the language which is in front of us. So importance क्या है ग्रामर की? Why do we need to learn grammar? I have being a teacher, I have heard many people saying that there is no need to learn grammar. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मिस देखें अंग्रेज़ भी तो है ना, वो ग्रामर तो नहीं सीखते, या हम उर्दू बोलते हैं तो हमने ग्रामर तो नहीं उसकी आती, हमने ग्रामर नहीं सीखी. एंड आई वेरी मच एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट. लेकिन इसके पीछे की फ़िलासफ़ी ये है कि जो जो भी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी, यू डोंट नीड टू लर्न ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि आप इन्वायरमेंट से वो सीख लेंगे. सेम इज़ द केस कि जो लोग फ्रीक्वेंट विजिट्स पे जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में, वहाँ की लैंग्वेज वो ईजीली सीख सकते हैं, बिकॉज दे लिव विद इन अ कम्युनिटी विच इज़ कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. सो ग्रामर किसके लिए सीखना ज़रूरी है? ग्रामर बेसिकली हम लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है जो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं. बट what is my opinion about teaching grammar or learning grammar is that English grammar can be learned in four simple steps. Number one, you should have the knowledge of the basic components of English grammar. Number two, you should know that what are the qualities of those parts and how do they function individually. Number three, you need to know that how those parts coexist with the other parts or collaborate with other parts. And number four, how do they function when they when they come in a context and when they come or work collectively. I will try to cover all these four steps one by one and in detail so that you can understand English grammar um, correctly. So the basic components, the first part, और बहुत आसान है, आप सब ने बेसिक लेवल पे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये ज़रूर पढ़े होंगे. इनकी बेसिक सी डेफिनेशन आपने ज़रूर देखी होगी अपने इनिशियल लर्निंग फेजेस के अंदर. नाउन प्रोनाउन, आप नामों से वाकिफ़ होंगे. आई एम गोइंग टू prepare lectures on them individually. जो अभी आपको बताने लगी हूँ कि जो आपके जो अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बेसिकली उनको आप फंक्शन के हिसाब से दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड द कंटेंट वर्ड एंड अदर्स आर कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स. अब कंटेंट वर्ड्स क्या हैं? कंटेंट वर्ड्स इनमें से वो तमाम कैटेगरीज हैं जो कि मीनिंग्स प्रोवाइड करती हैं सेंटेंस में. मेन जो इंफॉर्मेशन है वो जिन कैटेगरी से आती है वो नाउन है, वर्ब हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हैं. तो ये जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हैं इनको कलेक्टिवली कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये मेजर कंटेंट बनाते हैं सेंटेंस का, या जिस तरह से भी आगे बिल्डअप हो रहा है सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी आप लिख रहे हैं. फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो कंटेंट वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपस में लिंक करते हैं, एक प्रॉपर रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशन बिल्डिंग की वजह से आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आता है. अच्छा, फंक्शन वर्ड्स का जो मेन काम है वो मीनिंग्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स या ग्रामेटिकल कनेक्शंस को डेवलप करना है. बट आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन वर्ड्स कम इम्पॉर्टेंट हैं या कंटेंट वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी एक भी कैटेगरी को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगी. ठीक है, आपके कंटेंट वर्ड जो हैं
वो उनकी जो उनमें जो एडिशंस हैं वो होते रहते हैं, नाउन्स जो हैं वो नए नए वर्ड्स बनते हैं और वो जो पिछले वर्ड्स हैं वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स नज़र आएंगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व हुए और पिछला वर्ड जो है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फंक्शन वर्ड्स हैं वो फिक्स कैटेगरीज हैं टू सम एक्सटेंट, जैसे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्रैपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, कंजक्शंस हैं और प्रोनाउंस हैं। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इसको किसी भी स्ट्रक्चर में से निकाल दें तो वो मीनिंगलेस बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर एक सिंगल सेंटेंस की बात करें, ब्लू बुक इज़ ऑन द ब्राउन टेबल, राइट। सो अगर आप इसमें से फंक्शन वर्ड्स निकाल दें, इज़ जो कि एक ऑक्सिलरी है, ऑन जो कि एक प्रेपोजिशन है, और द जो कि आर्टिकल है, तो आप देखेंगे कि पीछे जो है ब्लू बुक ब्राउन टेबल रह गया है। तो वो वर्ड्स तो हो सकते हैं लेकिन वो सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे आएंगे तो आपके लिए कंटेंट वर्ड्स प्लस फंक्शन वर्ड्स दोनों का इल्म होना और दोनों का करेक्ट यूजेज वो दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। That's all for this video. For the next video, I'll be working on content words and function words. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.